बार के अंदर कदम रखते ही लिन शू पर शराब, धुएं और जलते तंबाकू की भारी गंध एक साथ टूट पड़ी। डांस फ्लोर पर फैला सफेद कुहासा, सिगरेट का धुआं और कान फाड़ देने वाला इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सब मिलकर जगह को किसी अजीब दमघोंटू सपने जैसा बना रहे थे। उसने दीवार को छूकर देखा। कंपन इतने तेज थे कि उसकी हथेली तक सुन्न हो गई। उसने तुरंत हाथ खींच लिया, जैसे यह जगह सिर्फ शोर नहीं, भीतर तक उतर जाने वाली बेचैनी भी पैदा करती हो। बनी ईयर पहने एक लड़की चिल्लाकर पूछ रही थी, वीआईपी बॉक्स चाहिए या स्टेज के सामने की सीट? लिन शू ने ऊपर देखा और सचमुच छोटे छोटे प्राइवेट बॉक्स नजर आए, जैसे किसी ओपेरा हाउस की बालकनियां हो, बस यहाँ तमाशा कुछ और था। उसने बिना हिचक कहा, बॉक्स। शायद इसलिए नहीं कि उसे आराम चाहिए था, बल्कि इसलिए कि दूरी बनाए रखना उसकी पुरानी आदत थी। भीड़ के बीच भी वो हमेशा बाहर से देखना चाहता था। कुछ ही देर में कई वेटर उसे घेरे हुए लिफ्ट तक ले गए, मानो उन्हें डर हो कि अगर इस महंगे ग्राहक का मूड बदल गया तो आज की सबसे बड़ी कमाई उड़ जाएगी। बॉक्स सजा हुआ था और स्टेज की तरफ एक तरफा शीशा लगा था। बाहर का सब कुछ साफ दिखाई देता था, लेकिन भीतर बैठे व्यक्ति का चेहरा दुनिया से छिपा रहता था। यह व्यवस्था लिन शू को अजीब तरह से उसके अपने स्वभाव जैसी लगी। स्टेज पर कई डांसर थे। बनी ईयर वाली लड़की खेलते हुए इशारे कर रही थी और एक बॉय घुटनों के बल झुका था। भीड़ हर हरकत पर शोर मचा रही थी, लेकिन लिंशु को यह सब किसी बेहद दूर चलती फिल्म जैसा लग रहा था। वेटर ने टैबलेट बढ़ाकर कॉकटेल बेचने की कोशिश की, लेकिन लिंशु ने उसे ठंडी नजर से देखा। खुली हुई चीजें नहीं, बंद बोतलें लाओ, उसकी सावधानी आदत बन चुकी थी। वह दुनिया पर कभी आसानी से भरोसा नहीं करता था। वेटर ने तुरंत नजरें झुका ली। कमरे में एक पल को हवा जम गई, जैसे लिंशु की आंखें लोगों को उनकी जगह याद दिला देती हों। माहौल हल्का करने के लिए दूसरे कर्मचारी पास आकर बैठ गए, कुछ उसके कंधे से, कुछ उसके बाजू से सटने की कोशिश करते हुए। लेकिन लिनशू ने उनसे ज्यादा ध्यान एस्ट्रे में सुलगती सिगरेटों पर दिया, जैसे उसे इंसानी गर्मी से ज्यादा धुएं की मौजूदगी मंजूर हो। कुछ देर बाद बंद विस्की की बोतलें आ गईं। भुगतान पूछे जाने पर उसने बिना कुछ कहे अपनी सेकेंडरी कार्ड फेंक दी। यह खर्च नहीं था, यह खुद को किसी और शोर में डुबोने की फीस थी। ढक्कन खुला, शराब की तेज भाप उठी और उसने सिर पीछे टिका दिया। वेटर के हाथ से भरा गया ग्लास उसके होंठों तक पहुंचा और उसने विरोध नहीं किया, जैसे इस वक्त खुद अपना हाथ उठाने की इच्छा भी उसमें बची न हो। नीचे स्टेज पर शोर बढ़ता जा रहा था। लोग नोट और शराब उछाल रहे थे, हंस रहे थे, चीख रहे थे, तालियां बजा रहे थे। लेकिन लिनशू की निगाहों में यह सब सिर्फ एक खोखला प्रदर्शन था, किसी और के जीवन का, किसी और के खालीपन का। उसने धुएं की परतों के बीच खुद को जैसे किसी बीच के लोक में तैरता हुआ महसूस किया। एक पल को उसे लगा, शायद वह सचमुच दोबारा पैदा नहीं हुआ, बस मौत से छूटा हुआ कोई अकेला भटका हुआ साया है। तीन चार घूंट नहीं, पूरी बोतलें गले से उतर गईं। नशा धीरे धीरे उसकी नजरों पर धुंध की तरह बैठने लगा और उसी धुंध में स्टेज पर खड़ा कैटबॉय बदलकर एक दूसरे चेहरे में ढल गया, उस चेहरे में जिससे वह भागना चाहता था। यादें फिर लौट आईं, जबरदस्ती झुकाया गया अभिमान, टूटने से इंकार करती रीढ़, और वह आदमी जो दबाया जा सकता था, मिटाया नहीं जा सकता था। लिनशू ने एक समय सोचा था कि दुनिया की हर चीज खरीदी, तोड़ी या कब्जे में ली जा सकती है, लेकिन कुछ चीजें सिर्फ टूटकर और खतरनाक हो जाती हैं। वो कभी यह मान बैठा था कि चाहे हड्डी कितनी भी सख्त हो, वह उसे तोड़ देगा। बाद में उसने जाना, कुछ लोग टूटते नहीं, बस चुपचाप भीतर बदलते हैं और एक दिन तुम्हें ही हार में छोड़ जाते हैं। उंगलियों में पकड़ी सिगरेट आखिर जलकर त्वचा तक पहुंची। छोटी सी जलन ने उसे वापस कमरे में लौटा दिया। उसने नीचे स्टेज की तरफ देखा और अचानक सब कुछ फीका लगा। विस्की बेस्वाद थी, निकोटीन बेमानी, शोर थका देने वाला, कोई चीज दिलचस्प नहीं बची थी। और जवाब वह जानता था, दिलचस्प सिर्फ वही था जिसका नाम वह लेना नहीं चाहता था। मरने से पहले उसने तय कर लिया था कि वह किन यूची को छोड़ देगा। फिर भी दोबारा जन्म लेने के बाद वह बार बार उसी आदमी की ओर लौटता रहा, नजर से, याद से, आदत से। उसने अचानक सिगरेट जमीन पर फेंकी और उठ खड़ा हुआ। उसके हिलते ही कमरे के कर्मचारी घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह ग्राहक अब जाने वाला है, गुस्सा होने वाला है या कुछ और। कौन गाड़ी चला सकता है? उसने उन्नीन दी लेकिन स्पष्ट आवाज में पूछा। कुछ पल की चुप्पी के बाद एक लड़के ने डरते डरते हाथ उठाया। मैं चला सकता हूँ। लिनशू ने चाबी उसकी तरफ उछाल दी। तुम मुझे होटल वापस छोड़ो। इतना कहकर वह बाहर निकल गया, जैसे देर तक किसी एक जगह टिकना अब उसके लिए असंभव हो गया हो। खुली कन्वर्टेबल में रात की हवा ने उसके कपड़ों से शराब और तंबाकू की गंध धीरे धीरे उड़ा दी। उनकी जगह समुद्र, नारियल और नम हवा की खुशबू ने ले ली। गाड़ी धीरे चल रही थी। लड़का शायद महंगी कार को खरोच देने से डर रहा था। लिंशु ने एक और सिगरेट जलाई, लेकिन इस बार भी बस जलाई, पी नहीं। रियर व्यू मिरर में लड़के ने उसकी तरफ देखा। उसने हिम्मत करके पूछा, सर, आप खुश नहीं हैं? आप सिगरेट जलाकर पीते क्यों नहीं? सवाल साधारण था, लेकिन किसी ने उसे इस तरह सीधे बहुत दिनों से नहीं देखा था। लिंशु ने जवाब नहीं दिया। उसने बात मोड़ते हुए पूछा, तुम्हारे माता पिता प्रवासी हैं? लड़के ने सिर हिलाया।
फिर धीरे धीरे उसकी जिंदगी की साधारण थकी हुई मुश्किलें सामने आने लगी। कर्ज, गिरता हुआ कारोबार, छोटे भाई बहनों की पढ़ाई, ऐसी कहानियां लिंशु ने बहुत देखी थी। पहले वह ऐसे लोगों पर हंसता था जो मजबूरी में अपना शरीर बेचते हैं, लेकिन आज न जाने क्यों उसे पहली बार थोड़ा सा तरस आया। बाकी रास्ता खामोशी में बीता। पार्किंग में गाड़ी रुकते ही लिंशु उतरा, जम्हाई ली और अपनी सेकेंडरी कार्ड उस लड़के की तरफ फेंक दी। लड़का हड़बड़ा गया, सर ये क्या? लिंशु ने बिल्कुल सहज स्वर में कहा, रख लो, जितना हो सके इस्तेमाल कर लो, गोल्ड खरीदना, धीरे धीरे कैश में बदलना। उसकी आवाज में नशा था, लेकिन सलाह अजीब तरह से व्यावहारिक थी। जब लड़के ने घबराकर मना करना चाहा, लिंशु ने पीछे मुड़े बिना कहा, ये मेरा कार्ड नहीं है, जल्दी इस्तेमाल कर लो, असली मालिक खोने की रिपोर्ट करेगा उससे पहले। उसके शब्दों में शरारत भी थी और उदारता भी। असल में वह बियान शिंगलान का कार्ड था। अगर कार नहीं गई तो कम से कम थोड़ा पैसा ही सही। उस बेवकूफ उत्साही आदमी को कुछ तो नुकसान होना चाहिए, यह सोचकर लिंशु हल्का सा मुस्कुरा उठा। थोड़ी देर बाद वह केंद्रीय विला तक पहुंच गया, फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोला, अंदर घुसा और तुरंत लड़खड़ा गया। विस्की की मार अब पूरी तरह चढ़ चुकी थी। वह सोफे तक पहुंचा, उस पर ढह गया और कुछ मिनट खुले मुंह से सांस लेता रहा। गला सूख रहा था, सिर भारी था और शरीर अपने ही वजन से थका हुआ लग रहा था। आखिर वह उठकर फ्रिज तक गया, मिनरल वाटर निकाला और धीरे धीरे पीने लगा। ठंडा पानी गले से उतरते ही शराब की जलन कुछ कम हुई। वह फर्श पर बैठ गया, आधा चेहरा फ्रिज के दरवाजे से टिकाए। उसे खुद पर हंसी आई। बिना आईना देखे भी वह जानता था इस वक्त उसकी हालत कितनी बेढंगी होगी। और फिर वही ख्याल आया, अगर किन यूची उसे इस हालत में देख ले तो शायद और भी दूर भागे। उसी नाम के आते ही उसने खुद को 2 हल्के थप्पड़ मारे, जैसे सिर से जंगली ख्याल झाड़ना चाहता हो। फिर वही आदमी, उसके भीतर चिढ़ और बेबसी साथ साथ उठ रही थी। वह मुड़ा। सीढ़ियों पर लिन यीवान था, धीरे धीरे नीचे उतरता हुआ, होठों पर वही घटिया मुस्कान लिए, जैसे उसे यहाँ देखकर खुश नहीं बल्कि उत्साहित हुआ हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिनशु की आवाज में थकान थी, लेकिन घृणा भी। जवाब में लिन यीयुआन ने और करीब आकर पूछा, अब कैसा लग रहा है? बेचैनी है? कुछ निकलवाना चाहते हो? उसके शब्दों में गंदा इशारा साफ था। लिनशु ने बोतल का ढक्कन कसते हुए पूछा, तुम करना क्या चाहते हो? लेकिन जवाब उससे भी ज्यादा घटिया था। किन यूची इतना उबाऊ है, उसकी जगह मुझे क्यों नहीं सोचते? लिनशु हंस पड़ा, वह हंसी अपमान से भरी थी। तुम्हें अगर बियान शिंगलान के आगे मुफ्त में भी रख दो तो वह भी नहीं लेगा। यह सुनते ही लिन यीयुआन का चेहरा मरोड़ खा गया। अगले ही पल लिन यीयुआन ने उसकी शर्ट पकड़कर उसे लगभग हवा में उठा लिया। लिनशु हल्का था, इतना कि नशे में भी कागज की तरह झूल गया। इतनी कम ताकत लेकर इतना घमंड, लिन यीयुआन ने झकझोरते हुए कहा। लेकिन लिनशु के चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब लगभग मजाक उड़ाती मुस्कान थी। और उसी मुस्कान के साथ लिनशु ने मिनरल वाटर की बोतल उठाकर पूरी ताकत से लिन यीयुआन के माथे पर दे मारी। धमाके जैसी आवाज हुई, प्लास्टिक टूटा, पानी और खून साथ बह निकले। झटके में लिन यीयुआन वहीं जड़ हो गया। उसके कानों में भनभनाहट गूंज रही थी और दिमाग को समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या है। लिनशु ने आंखें सिकोड़ कर पूछा, अब भी मैं कमजोर हूं? और बिना रुके उसी जगह दूसरी बार बोतल दे मारी।